इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। दिवाली कहने को तो रोशनी का त्योहार है, पर इस दिन अमावस्या की काली रात भी होती है। और इस रात को सभी बुरी आत्माएं, पिशाच, डायन, इन सब की भी बुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। दिवाली की रात अगर कोई इन बुरी ताकतों के झांसे में आ जाए तो बचना बहुत मुश्किल होता है। मेरा नाम रजनीश है और जो घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 5 साल पहले घटित हुई थी। तब मेरी उम्र कुछ 20 साल की थी। वो दिवाली की रात थी। मैं और मेरे दोस्त उमेश और तपिश दिवाली की रात खूब एंजॉय कर रहे थे। तपिश तो उस रात मानो पटाखों का पूरा बाजार ही खरीद लाया था, इसलिए शाम से ही 3 घंटे तक पटाखे फोड़ने के बाद भी हमारे पास पटाखे ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो हमने बाकी के पटाखे कल के लिए रख दिए और शहर घूमने का मन बना लिया। तपिश अपनी कार ले आया था, तो कार में बैठकर हम शहर घूम रहे थे। कार वैसे तो यूं तो हम तीनों को ही चलाना आती थी, पर तपिश को कार चलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। दिवाली के दिन पूरा शहर जगमगा रहा था। तपिश कार में कुछ बियर की बोतल और खाने पीने का सामान भी ले आया था, तो हम तीनों दोस्त बियर पीते हुए घूम रहे थे। पूरी रात हमने काफ़ी एंजॉय किया। रात के तकरीबन 12 बज गए थे और घूमते घूमते हम लोग घर से काफ़ी दूर भी आ गए थे। जिस जगह अब हम थे वो शहर से बाहर थी। काफ़ी सुनसान इलाका था वो। रात के 12 बज गए थे और हमें घर से निकले काफ़ी देर भी हो चुकी थी। तो मैंने तपिश को गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ने को कहा और बताया कि टाइम काफ़ी हो गया है और हम में से किसी ने भी घर पर नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो घर वालों को चिंता होना भी स्वाभाविक था। यही सोचकर हम वापस घर की ओर चल दिए। वापस घर के लिए हम अभी चले ही थे कि अचानक से कार के आगे एक बिल्ली आ गई, जिसको देखकर तपिश ने ज़ोर से ब्रेक लगाए। बिल्ली तो बच गई थी, पर हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उमेश कहने लगा कि इस तरह काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है और हमें अब तुरंत घर के लिए निकलना चाहिए। ऊपर से आज अमावस्या भी है। तो हमने तपिश को कार चलाने को कहा, पर तपिश का तो ध्यान कहीं और ही था। वो कार की खिड़की से बाहर एक घर की तरफ देखे जा रहा था। हमने जब उस ओर देखा तो पाया एक घर की छत पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो हाथ में दिए की एक थाली लिए हुई थी और दियों की रोशनी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी और वो हमें लोगों को देखकर ही मुस्करा रही थी। तपिश कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उमेश ने उसको रोका भी था, पर वो नहीं रुका। उस लड़की ने तपिश को देखकर अंदर आने का इशारा किया। तपिश तो बस जैसे उसके ऊपर मोहित हो चुका था, इसलिए वो उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे भी उस लड़की को देखकर जाने क्या हो गया था। मैं भी तपिश के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया और उमेश भी मेरे साथ आ गया। वो घर ना होकर एक बहुत बड़ा बंगला था और वो बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। बंगले के अंदर एक टेबल पर बहुत सारी लाजवाब मिठाइयाँ और चॉकलेट रखी हुई थी। मैंने टेबल पर रखी मिठाई का एक पीस उठाया और खाने लगा, पर वो पीस मेरे हाथ से नीचे मेरे जूतों पर गिर गया। जूते से उसे हटाने के लिए मैं नीचे झुका ही था कि मेरी नज़र टेबल के नीचे गई। वहाँ एक काला साया था जिसकी आंखें चमक रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठा तो देखा तपिश और उमेश दोनों गायब थे। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। मैंने उन दोनों को आवाज़ दी, रुकने को कहा, पर जैसे उनको मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी।
मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। ऊपर एक कमरे के बाहर वो ही बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी और हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अंदर आने का इशारा किया तो तपिश उसके पीछे पीछे चला गया, पर मैंने उमेश का हाथ पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया। मैंने उमेश के कान में धीरे से कहा, उमेश, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें चलना चाहिए। पर उमेश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो बस कमरे में जाना चाहता था। मैंने उसको थोड़ा हिलाया तो वो होश में आया और मुझसे ही पूछने लगा कि हम ऊपर कैसे आ गए। फिर मैंने उसको जो नीचे देखा था वो बताया। हम दोनों अब वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए हम जल्द से जल्द तपिश को साथ लेकर निकलना चाहते थे। इसलिए हम दोनों भी कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर वो लड़की शराब से भरा एक गिलास तपिश को अपने हाथों से पिला रही थी। उसने हमें भी पीने के लिए गिलास दिया, पर हमने मना कर दिया और तपिश को साथ लेकर कहा कि अब हम चलते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोली, जैसे उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैंने उमेश को कहा, शायद ये नहीं सुन सकती, ना ही बोल सकती है। हम जाने लगे तो वो अजीब सी आवाज़ में रोने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब कोई लड़की नहीं, एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था, उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके शरीर से काफ़ी जगह से खून बाहर आ रहा था। कमरे में अजीब सी बदबू हो गई थी और वो कमरा जो अभी तक सुंदर दिख रहा था एक खंडहर में बदलने लगा था। ये सब देखकर हम दोनों वहाँ से भागने लगे। हम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए ही थे कि तभी हमें ध्यान आया कि हमारा दोस्त तपिश तो ऊपर ही रह गया है। उमेश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ऊपर जाने की सोचे भी, तो मैंने उसको समझाया कि अगर हमने अभी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की तो तपिश को हम नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम दोनों एक बार फिर वापस ऊपर कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे ही थे कि कमरे से तपिश की चीखने की आवाज़ आने लगी। हम दौड़कर कमरे तक पहुंचे तो देखा कि कमरे के अंदर तपिश फर्श पर पड़ा हुआ था और वो चुड़ैल तपिश के शरीर से मांस खा रही थी। तपिश अभी जिंदा था, दर्द में तड़प रहा था, पर हम अब उसको बचा नहीं सकते थे। तभी उस भयानक लड़की ने हम दोनों की तरफ देखा। उसका मुंह खून से सना हुआ था और उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, हमारी तरफ आने लगी, पर हम दोनों घबराकर भागने लगे। वो लड़की रोते हुए हमारे पीछे आ रही थी। उसकी वो दर्दनाक चीखने की रोने की आवाज़ से हमारा डर बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा था। वो बंगला अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे में घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा ढूंढना भी बेहद मुश्किल लग रहा था, पर जैसे तैसे हमने दरवाज़ा ढूंढा और घर से बाहर आ गए। वो लड़की दरवाजे तक भी आ गई थी और हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। हम जल्दी से कार में बैठे, तभी हमारे ध्यान आया कि कार की चाबी तो तपिश के पास ही थी। अब हमें लगने लगा कि हमें कोई नहीं बचा सकता था। वो लड़की हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। उसकी वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने उमेश को कहा कि मैं वापस जाकर चाबी लेकर आता हूँ, इतने बस कैसे भी इस लड़की को यहाँ वो उलझाए रखे। उमेश घबरा रहा था, पर वो तैयार हो गया। उमेश कार से बाहर निकला और बंगले की दाहिनी तरफ जाने लगा। वो लड़की उसी के पीछे पीछे जाने लगी। मैं फुर्ती से बंगले में ऊपर गया और कमरे में पहुंचा। तपिश अब मर चुका था, चारों ओर खून फैला हुआ था। मैंने खुद को संभाला और उसकी जेब से कार की चाबी ली और फुर्ती से कार की तरफ भागा। कार में पहुंचकर मैंने कार स्टार्ट की और उमेश की तरफ कार लेकर गया। उमेश ने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया और हम दोनों वहां से वापस घर आ गए। वापस आकर ये बात हमने अपने घर वालों को बताई। तपिश के पिताजी भी वहीं थे, क्योंकि इतनी रात तक हमारे वापस न आने के कारण हमारे घर वाले चिंता कर रहे थे और उमेश और तपिश के पिताजी भी मेरे घर में आ गए थे। तब उन्होंने तपिश के बारे में जो सुना तो वो रोने लगे। उमेश के पिताजी ने बताया कि शहर के बाहर जो वो बंगला है वो भूतिया है। कुछ साल पहले तक वहाँ एक परिवार रहता था। एक लड़की और उसके माता पिता वहाँ रहते थे।
वो लड़की बोल नहीं सकती थी। उस दिन दिवाली की रात थी। लड़की के पिताजी के 2 दोस्त घर आए हुए थे और उसके पिताजी के साथ शराब पी रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त नशे में टॉयलेट जाने के बहाने से उठा और उस लड़की के कमरे में चला गया। वहां उसके साथ ज्यादती की। लड़की बोल नहीं सकती थी और उसकी चीख भी नहीं निकले, इसके लिए उसने उसका मुंह भी बांध दिया था। इसके बाद उसके दूसरे दोस्त ने भी यही किया, पर उसी समय उस लड़की के कमरे तक उसकी माँ आ गई थी और उसने ये सब देखकर शोर मचा दिया। तब उन दोनों आदमियों ने बेदर्दी से उस लड़की की और उसके माता पिता की हत्या कर दी थी और वहां से भाग गए थे। कुछ दिन बाद वो दोनों आदमी पकड़े भी गए थे। पुलिस ने उनको जेल तक पहुंचा दिया था, पर कुछ दिन बाद ही उन दोनों की भी जेल में ही बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से वो बंगला खाली था। लोग उसको भूतिया मानते थे क्योंकि सबने उस लड़की को वहां कई बार देखा था। दिवाली अमावस्या की रात होने की वजह से उस लड़की की ताकत और बढ़ गई थी और तुम लोग उनके झांसे में आ गए थे। उस घटना को आज इतने साल हो गए थे। मैं उस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता हूँ, पर भूल नहीं पाता क्योंकि उस रात मैंने अपना एक जिगरी दोस्त खो दिया था।